चला अब जितना चल जाए यार, अब क्या करोगे। चलिए, कहा थे पिछली क्लास में? प्राची नाम है ना आपका? ठीक है, तो आपके 3 टॉपिक्स चलेंगे। सोशल इशूज से अभी स्टार्ट ही हुआ 1-2 दिन पहले, और आपका मेरे बाद क्लास होगी हिस्ट्री की, और उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास है। ठीक है ना, ये सभी टॉपिक्स अभी अभी स्टार्ट हुए हैं, और जो भी छूट गया वो आपको बैकअप क्लास के रूप में अलग से करवाया जाएगा। ये टॉपिक जो चल रहे हैं उसमें, तो यहाँ से 3 टॉपिक से आपका सिलेबस स्टार्ट मानना है, और बाकी फिर लाइव रिकॉर्डेड और लाइव ही रहती है कुछ क्लासेस जो है आपका, तो मतलब पूरी क्लासेस जो है, तो उसको बाद में भी आप दोबारा देख सकते हैं। ठीक है ना, तो पेपर फर्स्ट, जीएस पेपर फर्स्ट में सोशल इशूज़ करके टॉपिक है, सामाजिक मुद्दे, है ना। आपका सिलेबस में देखेंगे तो जीएस फर्स्ट में आपका जो है, जीएस पेपर फर्स्ट में सोशल इशूज़ करके टॉपिक है। क्या हुआ, नहीं बढ़ा यार? मैं ज़्यादा ही कम हो गए हैं? पढ़ाई तो ज़्यादा ही बढ़ा दो, फिर क्या करोगे, गर्मी में कैसे पढ़ोगे। तो हम लोग कहाँ पे थे इसमें? सोशल इशूज़ में महिलाओं की भूमिकाएं देख रहे थे, है ना। भारत में समाज, भारतीय समाज में महिलाओं की भूमिका, तो हेडिंग डाल लीजिएगा, भारतीय समाज में महिलाओं की भूमिका टॉपिक देख रहे थे हम लोग, कि भारतीय समाज में महिलाओं की क्या भूमिका है। तो इसी में क्या क्या देखा था हमने? पारिवारिक भूमिका देखा था, परिवार में क्या भूमिका होती है कि नहीं, परिवार में भूमिका देखा था कि फैमिली में महिलाओं का क्या रोल होता है। उसके बाद आर्थिक, है ना, पूरे देश की अर्थव्यवस्था में, घर की अर्थव्यवस्था में क्या भूमिका होती है, आर्थिक भूमिका देखा था, आर्थिक रूप से क्या भूमिका है कि नहीं। इकोनॉमिकली रोल क्या है, इकोनॉमिक रोल क्या है आपका जो है, आ रही बात समझ में? आपका इकोनॉमिक रोल देखा था हमने ना, इंग्लिश में डाल दीजिएगा आपका रोल ऑफ वुमेन इन आपका सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी। ये टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, इसमें पॉइंट्स देख लिए थे हमने। परिवार में भूमिका, आर्थिक, इकोनॉमिकली क्या भूमिका है आपका जो है, इकोनॉमिकली क्या भूमिका है आपका, है ना। आगे आ जाएंगे आप लोग, आवाज़ नहीं आ रही होगी तो। हाँ, वो पंखे की आवाज़ ज़्यादा है आज। इकोनॉमिकली डिपेंडेंसी क्या, फिर आपका पॉलिटिकल, राजनीतिक रूप से क्या भूमिका है, पॉलिटिकली क्या भूमिका है आपका जो है, राइट। ज़्यादा ही आवाज़ करता है अरे भी। राजनीतिक रूप से क्या भूमिका है। उसके अलावा और क्या देखा था? समाज में सांस्कृतिक रूप से क्या भूमिका, सांस्कृतिक प्रवाह के रूप में सांस्कृतिक रूप से भूमिका देख सकते हैं। कल्चरल इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ये सब पॉइंट्स हमने देख लिया था आपका जो है पूरा का पूरा, कि इंडियन वुमेन कंटेस्ट में जो है क्या क्या रोल्स है, महिलाओं की भूमिकाएं क्या है, देख लिया था। यस या नो? चलिए, फिर महिलाओं की समस्याएं देखा था। भारतीय समाज में महिलाओं की क्या क्या समस्याएं, चुनौतियां क्या देखा था आपका जो चैलेंजेस, आपका जो है चैलेंजेस देखा था आपका जो है, चैलेंजेस ऑफ वुमेन इन इंडियन सोसाइटी। तो चैलेंजेस में हमने, बाकी तो आप लोग जानते हैं, जैसे घरेलू हिंसा का चैलेंजेस आज भी है, डोमेस्टिक वायलेंस आज भी महिलाओं के साथ देखा जाता है कि नहीं देखा जाता है। डोमेस्टिक वायलेंस है, डाउरी सिस्टम है, देखा था। डाउरी प्रॉब्लम है आज भी हमारे पास सोसाइटी में दिखाई देती है। डोमेस्टिक वायलेंस, डाउरी, फिर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आज भी दिखाई देता है।
जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आज भी दिखाई देता है, लैंगिक असमानता आज भी दिखाई देती है। ये सब देखा था हमने, पॉइंट्स देखे थे, डिस्कस किया था। नेक्स्ट आपका इसके अलावा भी हमने देखा था आपका डोमेस्टिक वायलेंस है, उसके अलावा भी जो है बाहर में भी जाएंगे तो समाज में सुरक्षा संबंधी खतरे, लॉ एंड ऑर्डर संबंधी प्रॉब्लम्स है, आपके जो महिलाओं की सुरक्षा संबंधी प्रॉब्लम्स है, आपके जो है महिलाओं के सेफ्टी इशूज है महिलाओं के लिए आज भी जो है ना। आप बाहर जाएंगे तो आज भी कहीं ना कहीं आपको जो है ये सब प्रॉब्लम्स दिखाई देती है। फिर ऑफिस वगैरह में सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस वगैरह दिखाई देते हैं। मतलब टॉपिक आप बिना पढ़े भी सोच करके लिख सकते हो। ऑफिसेस वगैरह में आपका जो है, जो जहाँ पे आपका प्रोफेशंस है, जहाँ पे आपका ऑफिसेस है, इसमें आपका जो है सेक्सुअल हरासमेंट वगैरह की समस्या दिखाई देती है कि नहीं। तो ये सब चैलेंजेस आज भी आप महिलाओं को जो है, वुमेन्स को आपको क्या करना पड़ता है, फेस करना पड़ रहा है। ये सब आपको जो है फेस करना पड़ रहा है। तो ये सब पॉइंट्स आपको देखे थे। अब इसी के सॉल्यूशंस के रूप में इसका रेमेडीज क्या है, मेजर्स क्या है कि महिलाओं के सुधार के लिए, महिलाओं की स्थिति में और सुधार के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, उसको हमको देखना था। ये देखना था ना आपका जो है कि महिलाओं की जो प्रॉब्लम्स है आज के समाज में भी, आज भारतीय समाज में भी, तो उसके लिए क्या सुधार किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले सुधार में तो सामान्य उपाय जो करेंगे आपका सरकार के द्वारा। सबसे पहले तो हमारे संविधान, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस किए गए है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस किए गए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जब भी पूछेगा, महिलाओं की के लिए समस्याएं, चैलेंजेस है आपके जो है, उसमें सुधार के लिए क्या क्या काम किए गए। तो सबसे पहला तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है हमारे पास, संविधान में कुछ आर्टिकल्स है जो देखेंगे अभी। इसके अलावा कुछ आपका वैधानिक उपाय किए गए, वैधानिक उपाय, लीगल मेजर्स किए गए। कई सारे महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून बनाए गए है ना। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भी है आपके पास, दहेज प्रथा अधिनियम, दहेज प्रथा रोकथाम अधिनियम भी आपके जो है, डाउरी सिस्टम प्रिवेंशन एक्ट भी है आपका 1961, अभी देखेंगे। तो बहुत सारे लीगल प्रोविजंस किए गए, कई सारे कानून बनाए गए जो महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार है, महिलाओं के साथ जो भेदभाव वगैरह होता है उसको दूर करने के लिए, है कि नहीं। फिर सरकारें जो है, सरकार कई सारी योजनाएं चलाते रहती है, सरकारी योजनाएं होती है, सरकारी बहुत सारे उपाय होते हैं आपके, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं। गवर्नमेंट क्या होते हैं आपके, प्रोजेक्ट्स चलते हैं, गवर्नमेंट प्लानिंग्स चलती है आपकी जो महिलाओं के उत्थान के लिए चलाए जाते हैं। और भी बाकी सामान्य उपाय जो आप लोग अपने हिसाब से लिख सकते हो, जनरल मेजर्स जो आप लोग को लगता है, जागरूकता, ना, जैसे हमारे पास बहुत सारे महिलाओं के लिए कानून है, लेकिन उन कानूनों के बारे में कितनी जानकारी सभी महिलाओं को है ना, ये भी एक मुद्दा है। तो कानून तो बना दिया गया, लेकिन जिनके लिए बनाया उन्हीं को नहीं पता कि उनके लिए क्या कानून बना हुआ है, उनके बारे में उनके पास अवेयरनेस ही नहीं है। तो ये सब जनरल अवेयरनेस में आएगा। मैंने फिर से कहा था कि पेरेंटिंग वगैरह में सुधार की ज़रूरत है, कि हमें पेरेंटिंग में लड़कियों को भी उसके अधिकारों के बारे में और आपका समाज में, सोसाइटी में उनके रोल्स डिफाइन करने की ज़रूरत है। लड़कों को भी पेरेंटिंग के दौरान जो है महिलाओं के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए अच्छे सिखाने की ज़रूरत है। मैंने कहा ना, दोनों की ज़रूरत है। हम लोग बच्चियों को रिस्ट्रिक्ट करना सिखाते हैं, लेकिन लड़कों को ये नहीं सिखाते कि रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाया जा रहा है, कि वही आपके पुरुषवादी समाज में पुरुष लोग गलत ना करें, तो हम पुरुषों को नहीं सिखाते कि भाई तुम्हें गलत नहीं करना है। तो ये भी पेरेंटिंग में बचपन से सिखाने की उनको ज़रूरत है ना। लड़कों को भी सिखाने की ज़रूरत है कि आपका जो है महिलाओं के साथ आपका कभी भी किसी भी स्थिति में कुछ भी आपको क्या करना है, मिसबिहेव नहीं करना है। आई ना बस समझ में। इसके लिए सबसे अच्छा डायलॉग कोई होता है ना, कि आप अपने माँ बहन के साथ जो व्यवहार नहीं चाहते वो आप दूसरे
कि किसी भी माँ बहन के साथ वो व्यवहार ना करो ना। बच्चों को सिर्फ इतना ही सिखाने की ज़रूरत है, लड़कों को बचपन से। और मैंने कहा बाद में नहीं सीखते बच्चे, बचपन से परवरिश में सिखाने की ज़रूरत है। लेकिन हमारी पेरेंटिंग में हम लड़कियों को रिस्ट्रिक्ट तो करते हैं घर में, ये नहीं करना है, वो नहीं करना चाहिए, समाज में ऐसा रहना चाहिए, परिवार में ऐसा रहना चाहिए, लेकिन लड़कों को उसी रेशियो में, उसी इंटेंसिटी के साथ नहीं सिखाते। आप लोगों ने देखा होगा, है ना, लड़कों को उतना स्ट्रिक्टली नहीं सिखाते कि हमें कैसे, मतलब सिखाते भी है, लेकिन ओपनली मैंने नहीं देखा कि उतना ज़्यादा उनको भी समझाया जाता है जितना कि बच्चियों को समझाया जाता है। ये आप लोगों ने फील किया होगा। तो उनको भी सिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि बचपन से जब सिखाया जाएगा तो डेफिनेटली क्या होगा, ये जो घटनाएं हो रही है आपका कम होगा आपके जो। फिर उसके बाद तो लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, क्योंकि समाज में कुछ असामाजिक तत्व है, एंटी सोशल एलिमेंट्स है, उनको कंट्रोल करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर को अच्छे से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। कुछ सजा हो जाए, जैसे लगता है, जहाँ पे लगता है सीवियर, है ना, सीवियर बिहेवियर है, ये बार बार वही क्राइम कर रहा है, तो उसको डेफिनेटली क्या करने की ज़रूरत है, आगे जो है बहुत ज़्यादा सज़ा कठोर करने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से सभी स्तर पे सुधार करेंगे, तब जा कर के महिलाओं की स्थिति क्या होगी, आपकी महिलाओं के लिए जो चीज़ें हैं सुधरेंगी। तो उसी कंटेक्स्ट में है आपका। तो आज कानून वगैरह देखते हैं, कौन कौन से कानून से, वो थोड़ा सा आपको देखना है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन, ये मैंने कहा था, वो मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, इसमें मैंने डाल दिया है, वहाँ पे दिख रहा है वाइट कलर का, ब्लैक में वाइट दिख रहा है पीछे वालों को। ये सब क्वेश्चंस क्या है वो मैंने लिया हुआ है। ये नोट्स आपको बाद में मिल जाएगा, हार्ड कॉपी। अभी उसको अपडेट कर रहा हूँ। ये मैंने पूरा पढ़ा दिया आप लोग को, भारत की प्रमुख समस्याएं क्या वगैरह, विशेषताएं क्या है, सब पढ़ा दिया मैंने। ये नोट्स आपको हार्ड कॉपी मिल जाएगा। अभी मेरे ऐप, मेरे जो पर्सनल ऐप मैंने कहा था वो वाला ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, उसमें मैंने क्या डाल रखा है, इस PDF को डाल रखा है। तो अभी वहाँ से पढ़ना है, बाकी इसके एक साथ पूरा कंपाइल होकर के फिर सभी टॉपिक्स का हार्ड कॉपी मिल जाएगी, क्योंकि अपडेट करना पड़ता है। तो अपडेट साथ साथ क्लास के साथ साथ अपडेशन, ये मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ पूरा का पूरा। किसी ने इंस्टॉल नहीं किया मेरे ख्याल से अभी तक, है तुम लोग? और उसमें करंट अफेयर के पूरे नोट्स वगैरह मैंने कहा था ना, कर लियो? मेरे मैसेज तो नहीं आया किसी के इंस्टॉलेशन का। ये सब हमने देख चुके हैं, बता दिया हूँ मैं आप लोग को। तो ये वाला टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, महिला और महिलाओं संगठन की भूमिका, रोल ऑफ वुमेन इन वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन में। तो महिलाओं की भूमिका देख रहे हैं हम लोग। तो महिलाओं की भूमिका में ही ये स्थिति वैदिक काल में सभी बता चुका हूँ आप लोग को, पिछली क्लास में हो गया था ना आपका। ये सब चीज़ें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भूमिका क्या है, तो ये सब हमने देखा था। समस्याओं में देखा था, महिलाओं के समक्ष समस्याएं क्या है, तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है आपका, ये सब देखा था हमने, है कि नहीं? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आपका है। फिर आपका महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, ये एक समस्या दिख रहा है आप लोगों को, पीछे वालों को, ठीक है? ये पॉइंट लिख लिए थे हम लोग। पितृसत्तात्मक समाज है, तो पेट्रियार्कल सोसाइटी है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप लोग को बताया था कि महिलाओं को कहीं ना कहीं क्या करना पड़ता है, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, न चाहते हुए भी। ये सब स्वास्थ्य पोषण संबंधित समस्याएं, शराब, बाकी घरेलू में आ जाएंगे। चलिए सरकारी पहल में आते हैं। तो कुछ योजनाओं के नाम लिख लो, पहले तो बस नाम लिख लो, बाकी तो ये नोट्स आपके पास रहेगा। सरकार के द्वारा क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं, क्या क्या उपाय किए गए महिलाओं के द्वारा, सरकारी पहल, महिलाओं के द्वारा जो है महिलाओं के लिए क्या क्या गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह चलाए जा रहे हैं। बस हेडिंग बस डालो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब जानते तो न्यूज़ में है ही ना, न्यूज़ में बोलता हूँ, डेली भी आप लोग सुनते रहते होंगे, सुनते हो। तो इसका उद्देश्य क्या है? बाल लिंगानुपात में सुधार, बालिका शिक्षा, इसका मेन उद्देश्य है आपका जो है
चले आगे। फिर उसके बाद आपका आते हैं योजनाओं में आपका मिशन शक्ति, समेकित महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड वुमन एम्पावरमेंट प्रोग्राम के रूप में चलाया जा रहा है। वन स्टॉप सेंटर हिंसा पीड़ित महिलाओं को सहायता प्रदान करने के लिए चलाया गया है ना। 2 4 5 याद रखना एग्जाम के कंटेस्ट में। चले लिख लिया। उसके बाद उज्ज्वला सुकन्या समृद्धि योजना, बालिकाओं हेतु बचत को प्रोत्साहन, इंकरेजेस सेविंग फॉर गर्ल्स, राइट। ये सब तो सुनते भी होंगे नाम, है ना। मैंने कहा ना कि जो भी आप यूपीएससी की तैयारी का मतलब जो आप लोग देख रहे हो, सुन रहे हो, पढ़ रहे हो तो वो तो काम आएगा ही आएगा। उसके अलावा भी जो चीज़ें हो रही है उसको ध्यान में रखना है। फिर आपका उज्ज्वला योजना, महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन गांव तक पहुंचाएगा इसी के माध्यम से। आपका फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। डेफिनेटली मेल क्या हो जाते हैं, बाहर माइग्रेट कर जाते हैं, तो कृषि के प्रबंधन में उनकी भूमिका में हम लोग और अच्छे से क्या कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं। बस हेडिंग डाल लो, हेडिंग ही याद रखना एग्जाम में, बाकी तो कुछ है ना। कृषि का स्त्रीकरण, फेमिनाइजेशन का मतलब समझ गए ना भाई, क्योंकि पुरुष लोग आज की डेट में बाहर काम करने चले जाते हैं, तो महिलाएं और थोड़ा सा उनको अच्छे से ट्रेनिंग वगैरह दे करके एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में उनके रोल को हम लोग क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, है कि नहीं। उनको और अच्छे से ट्रेनिंग दे करके कुछ न्यू एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को बढ़ावा दे करके उनके रोल को और क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। आज ना बस समझो, अभी तक तो अभी भी कंट्रीब्यूशन उनका अच्छा है, ज़्यादा है, लेकिन ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करते तो उसको थोड़ा सा हम मॉडर्नाइज कर सकते हैं, उनको भी ट्रेनिंग दे सकते हैं। एग्रीकल्चर के साथ साथ उनको और भी कई सारी चीज़ों में, जैसे आपका मधुमक्खी पालन, आपका जो और क्या बोलते हैं, एक्वाकल्चर, सेरिकल्चर, ये सब मॉडर्न कुछ आपका एग्रीकल्चर क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, उनको और प्रमोट कर सकते हैं, और इस तरीके से उनका कंट्रीब्यूशन, उनका पार्टिसिपेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में और बढ़ा सकते हैं। बात समझ रहे हो ना भाई, मतलब मैंने कहा अपने से भी सोच करके लिखना है मैंने वो। फिर आपका ये हो गया, लेकिन अभी भी देखेंगे खेती कृषि तो करते हैं महिलाएं, लेकिन कितने कृषि भूमि की मालिक जो है महिलाओं के रूप में मिलता है, बहुत कम लोग को मिलता है। तो उसको डेफिनेटली क्या करने की ज़रूरत है, भूमि में उनको जो है आपका क्या बोलते हैं, ऑनरशिप देने की ज़रूरत है। तो डेफिनेटली वो क्या करेंगे, और अच्छे से काम करेंगे। नेक्स्ट है आपका महिला एवं डिजिटल सशक्तिकरण, वुमेन एंड डिजिटल एम्पावरमेंट। आपका जो है वुमेन एंड डिजिटल एम्पावरमेंट, चलूँ आगे, ये लिख लिया आपका। इसका मतलब समझ में आ रहा है आपका जो डिजिटल टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन एजुकेशन, फिनेंशियल इंक्लूजन, ई कॉमर्स पार्टिसिपेशन, है ना। ये धीरे धीरे वर्ड समझ में आएंगे जो नए बच्चे हैं। ऑनलाइन एजुकेशन को तो देख ही रहे हम लोग। फिनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है, फिनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है, जो करंट अफेयर क्लास कर रहे होंगे और रेगुलर आपका जो, तो उनको ये समझ में आ रहा होगा, ये वर्ड बार बार आ रहा है। फिनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है कि जो इकोनॉमिकली सोर्सेस है, रिसोर्सेस है, उनमें महिलाओं का भी पार्टिसिपेशन क्या हो, बढ़ता जाए, है ना। फिनेंशियली इंक्लूजन का मतलब है, अभी भी देखेंगे तो फिनांस या वित्त के संदर्भ में पुरुषों का ही कंट्रीब्यूशन, पुरुषों का ही योगदान क्या मिलता है, ज़्यादा मिलता है। तो महिलाओं के कंट्रीब्यूशन को भी बढ़ाने की ज़रूरत है, उनको भी जो है फाइनेंशियली अच्छे से डेवलप करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा अच्छे से एम्प्लॉयमेंट वुमेंस के लिए करने की ज़रूरत है।
है ना। जैसे अभी भी देखेंगे तो बहुत कम है। अब मान लेते हैं जैसे मेरे यहाँ आपका एक जितने भी स्टाफ है, टेक्निकल स्टाफ है ना, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर हो गए, वीडियो एडिटिंग एंड जो भी डिजिटल सोशल मीडिया संभालते उसकी बात करूं तो सब के सब पुरुष है। महिलाएं क्यों नहीं है? जबकि बहुत बड़ा स्कोप खाली है अभी आप लोग के लिए, लेकिन महिलाएं क्यों नहीं? क्योंकि महिलाएं उसके लिए स्किल्ड नहीं है ना। जैसे मेरा कंप्यूटर ऑपरेटर है जो वीडियो एडिटिंग वगैरह करता है, उसको मैं 35,000 क्या करता हूँ, पेमेंट देता हूँ। 8 घंटे काम करता है। अब वहाँ पे महिला भी काम कर सकती है, राइट, लेकिन हमको मिलते नहीं है वो। इवन पुरुष में भी ढूंढने से बहुत कम मिलते हैं। कुछ टेक्निकल जो स्किल्ड वाले, यानी आज की डेट में वीडियो एडिटिंग इस सब का काम करने के लिए बहुत सारे हमारे पास रिज्यूम्स आते हैं, लेकिन स्किल किसी के पास अच्छे से होती ही नहीं है। इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट की कमी नहीं है, हमारे पास स्किल की कमी है। हम तो देने को तैयार बैठे, रोजगार देने को कंपनियां तैयार बैठी, लेकिन आपका स्किल तो हो। तो कहीं ना कहीं स्किल डेवलपमेंट महिलाओं में और कम मिलता है, क्योंकि वो BA MA BSc ये सब एजुकेशन बढ़ रहा है, लेकिन उससे कोई फ़ायदा है आप लोग को? है ना। आप BA कर लो, BSc कर लो, हाँ उस फील्ड में यदि आप आगे जा रहे हो, जैसे आप नेट JRF कर लिए है ना, फिर आपका B.Ed कर लिए, तो ये थोड़ा सा आपका एजुकेशनल सेक्टर में आपको आगे आने के लिए काम आएगा। लेकिन प्राइवेट सेक्टर्स में BA BSc MSc इवन नेट JRF भी रहोगे, B.Ed भी किए रहोगे, तो उसका प्राइवेट सेक्टर में नौकरी देने के लिए कोई इम्पोर्टेंस है क्या? नहीं है। सिर्फ आपको जो सामने फ्रंट डेस्क में जो कॉलिंग के लिए या फिर थोड़ा बहुत आपका रिसेप्शन के लिए, काउंसलिंग के लिए, वही जॉब हम दे पाएंगे आपको। और उनकी पेमेंट्स लिमिटेड है, 10 से लेके 15 से लेके ज़्यादा से ज़्यादा सीनियर हो गए तो 10, 15, 20 भी बहुत मुश्किल होता है। सब 10, 15 में हमको उतने में काम चल जाता है, तो हम 20 क्यों देंगे? आए ना बस समझ में, चीज़ों को समझना है और अपने ऊपर भी अप्लाई करना है कि कोई ना कोई स्किल डेवलपमेंट करोगे तभी आपके पास इनकम के सोर्स क्या होंगे, इनकम आपकी बढ़ेगी। 10-15 हज़ार की जॉब में क्या होगा? कुछ नहीं होता है। 8 घंटे आप 10-15 हज़ार के लिए दे रहे हो, है ना। वो भी मैंने कहा ना 8 घंटे दे रहे हो तो 10,000 से काउंसलिंग या कॉलिंग वगैरह वाले बैठते हैं, 8 घंटे जॉब करेंगे, 10,000 ज़्यादा नहीं होते, है ना। ये हमारे थोड़ा बहुत आप पढ़े लिखे हो तो वही कपड़े की दुकान में काम करते हैं तो उसी 8 घंटे के लिए 5,000 मिलते उन बच्चियों को, क्योंकि उनके पास और भी कोई स्किल नहीं है। इनके पास थोड़ा बहुत पढ़े लिखे है तो कुछ बता पाते कि हाँ सिलेबस है, ये है, काउंसलिंग करके थोड़ा सा आप लोग को क्या कर पाते, कन्विंस कर पाते, तो थोड़ा सा उसकी पेमेंट क्या हो गई आपकी ज़्यादा है। लेकिन वही अब स्किल बढ़ जाता है, कंप्यूटर का नॉलेज है तो 15 की जगह 20 मिलेगा। वीडियो एडिटिंग आता है, अच्छे से सोशल मीडिया हैंडल करने आता है ना। घर में आप लोग रील वगैरह बनाते हो, वही काम थोड़ा और अच्छे से सीख लो भाई, तो वो कहीं ना कहीं आपको 15,000 मिनिमम 15,000 से ऊपर की जॉब देने के लिए तो स्किल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये सब BA BSc MSc ये सब डिग्रियां भले लेते रहते हैं और उसमें लेके खुश होते रहेंगे हमारा एजुकेशन बढ़ रहा है। महिलाओं का 75% लिटरेसी रेट हो गया, लेकिन उस महिला हो चाहे पुरुष हो, उनमें जब स्किल ही नहीं है तो उसको मैं क्या करूँगा? प्राइवेट सेक्टर्स में कोई रोल नहीं होता। हाँ गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना है तो उसके लिए भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपका B.Ed होगा, तब जाके टीचिंग लाइन में जा सकते हो। नेट JRF कर लिए तब जाके MA का फ़ायदा है। MA करने के बाद MA की डिग्री का कोई फ़ायदा नहीं है यदि आप नेट JRF क्वालिफाइड नहीं हो तो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम ही नहीं दे सकते। आई ना बस समझ में। तो हर चीज़ में कहीं ना कहीं आपको तो वित्तीय समावेशन तभी होगा जब आप में महिलाओं को भी हम लोग क्या करेंगे, डिजिटली, आज भी डिजिटली देखेंगे तो पुरुष मेल आपको ज़्यादा डोमिनेट करते दिखाई देंगे। कहा ना मैंने, कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह में महिलाएं आती भी है तो थोड़ा बहुत टाइपिंग वाला काम करती है, ठीक है, टाइपिंग वाला उतना एक्सपर्ट नहीं होती जितना कि एक लड़के लोग मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका गैप दिख रहा है, यहाँ पे जो है तो ये एक बहुत बड़ा गैप दिख रहा है यहाँ पर, उसको काम कर सकते हैं हम लोग। एनीवे, तो ये हो गया आपका कि ये सब चुनौतियां बनी हुई है। डिजिटल विभाजन है, साइबर डिजिटल विभाजन, डिजिटल डिवाइड का मतलब क्या हुआ कि पुरुष लोग ज़्यादा डिजिटली एजुकेटेड है और अभी भी महिलाएं जो है
कम एजुकेटेड है। एक तो ये सेंस में भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो गया, जेंडर इनइक्वालिटी हो गई। दूसरा डिजिटल डिवाइड का मतलब होता है कि अभी भी कुछ लोग डिजिटली बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे, ठीक से नेटवर्क ही नहीं आता है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के लिए कितने लोग इंटरनेट कनेक्शन यूज करते होंगे, है ना। जैसे आप लोगों में से कितने घर ये स्पीड वाईफाई वाला सिस्टम लगा होगा, 100 Mbps वाला, बहुत कम लोग के घर में मिलेगा। तो ये डिजिटल डिवाइड कहलाता है कि कुछ अभी भी जो है जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसका पूरा यूज़ सभी लोग बराबर रूप से नहीं कर पा रहे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिजिटल डिवाइड बोलते हैं। वर्ड समझ में आ रहा है ना, वर्ड्स को समझना है, वर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग होगी तभी आप इसका आंसर लिख पाओगे और चीज़ों को समझ पाओगे। तो डिजिटल डिवाइड, साइबर अपराध जानते ही आप लोग, आज भी साइबर क्राइम्स वगैरह जो है बुजुर्गों के साथ, महिलाओं के साथ ज़्यादा हो रहा है। साइबर क्राइम जो हो रहा है वो किसके साथ ज़्यादा हो रहा है, आपका बुजुर्गों के साथ हो रहा है, ओल्ड एज ग्रुप्स के साथ हो रहा है, वुमेंस के साथ ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं डिजिटल अवेयरनेस, टेक्निकल अवेयरनेस अभी भी बुजुर्ग और महिलाओं में कम है। तो बुजुर्ग में तो समझ में आता ही है कि उन लोग जल्दी से नई चीज़ सीखने के लिए इतना आसान नहीं होता उनको सिखाना। कुछ लोग होते हैं उनमें भी एक्टिव होते हैं, राइट। तो इस तरीके से तो ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट आपका ये वाला है महिलाएं और राजनीतिक पद। तो राजनीतिक पॉलिटिकली उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाने की ज़रूरत है, पॉलिटिकली रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने की ज़रूरत है। आपका जो है पॉलिटिकली रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने की ज़रूरत है। तो इससे तो पॉलिटिकली रिप्रेजेंटेशन का मतलब भी समझ ही गए होंगे। जैसे मैंने कहा ना, पूरे देश के लिए कानून। इसको स्लो ही कर दो यार, अब थोड़ा देर बहुत आवाज़ कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो पॉलिटिकली रिप्रेजेंटेटिव मैंने कहा कि पूरे देश के लिए कानून कौन बनाता है, संसद, पार्लियामेंट बनाती है, राइट। और उस पार्लियामेंट में 545 मेंबर में कितनी महिलाएं हैं, 100 के आसपास, 100 से भी कम है, लेस देन 100 है कि नहीं। अब पूरे देश के लिए कानून बनाती, मतलब देश में पूरे रहने वाले 50% पुरुष है, 50% महिलाएं हैं। तो ये 50% महिलाओं के लिए भी कानून कौन बना रहा है, पुरुष मेजॉरिटी वाले लोग बना रहे। तो डेफिनेटली आपके फेवर के लिए कानून कितने अच्छे से बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे क्या करने की ज़रूरत है, महिलाओं के भी बढ़ाने की ज़रूरत है ना। 50% ही करने की ज़रूरत है, 50% करने की ज़रूरत है। आई ना, बस जिसके लिए अभी महिला शक्ति वंदन आपका बिल लाया गया था 33% करने के लिए, तो वो भी पारित नहीं हो पाया। अब ये 33 की जगह 50% ही करना चाहिए। महिलाओं को मांग उठाना चाहिए, भाई 33% क्यों, जब 50% पॉपुलेशन है तो 50% क्यों नहीं दे रहे हो तुम लोग हमें। लेकिन महिलाएं भी नहीं उठा पाती, क्यों, क्योंकि पॉलिटिकल, अब मोदी के पार्टी वाले हैं तो उसके विरुद्ध थोड़ी जाएंगे, अब विपक्ष में ताकत ही नहीं है ना। और आरक्षण की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्यों, जो पॉलिटिकल पार्टीज है वही लोग अपने पार्टी में बना देंगे 50% महिलाओं को टिकट देना है। फिर जिसमें दम है, बाद में आप ब्लेम नहीं कर सकते। तो तुम में दम है तो जीत करके आओ, है ना, बस समझ में। आरक्षण की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी ऐसा करेंगे क्यों, क्योंकि पुरुषवादी पार्टी है, सभी पुरुष लोग वहाँ पर क्या करें, डोमिनेट कर रहे हैं। तो अपना अधिकार कोई आसानी से छोड़ता है क्या, नहीं छोड़ता है। मैंने कहा ना, आरक्षण की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी यदि सब पॉलिटिकल पार्टी ही ये डिसाइड कर ले कि जो चुनाव होता है उसमें 50% महिलाओं को क्या देना है, टिकट देना है। उसके बाद महिलाओं पे छोड़ दो भाई कि तुम में दम है, हमने तो मौका दे दिया तुमको, अब जीतो और 50% अपना जगह बनाओ। तो आरक्षण देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन ये भी नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से तो यहाँ पे जो है, जब तक राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी नहीं बढ़ेगा तब तक महिलाओं के पक्ष में कानून और उनका झुकाव भी नहीं होगा। आई ना बात समझ में, है ना। अभी देखो ना, पुरुषवादी समाज में बिल भी पास नहीं हो पा रहा है महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन के लिए जो है। तो अभी आप लोग को बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है, समझ में आया ना। चलिए, ये प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है। अभी भी जो रिप्रेजेंटेशन है
वो भी प्रॉक्सी का मतलब आपका सिर्फ एक शो ऑफ या दिखावे के लिए ही है, मान के चलो। अब अखिलेश यादव की पत्नी जो खुद सांसद है, कितना खुल करके इंडिपेंडेंट डिसीजन ले पाती होगी, क्योंकि वो उसके पार्टी के चिन्ह के अंतर्गत आपका चुनाव जीत करके आई है। तो जो आपका अखिलेश यादव के विचार होते होंगे उसी को लेकर के चलेगी, नहीं तो फिर अगली बार से टाटा बाय बाय या दोनों में लड़ाई स्टार्ट हो जाएगी। होगा कि नहीं होगा? गांव में सरपंच बनती ही महिलाएं कितने परसेंट, अब थोड़ा बहुत बढ़ भी रहे होंगे, लेकिन अभी भी कितने परसेंट होंगे जो अपने हिसाब से पंचायत को चलाती होंगी? वो कहीं ना कहीं फादर, हस्बैंड, किसी न किसी का इन्फ्लुएंस मिलता है कि नहीं मिलता है? अभी भी आप महिलाएं भले सरपंच है, आपका पंचायत तो पूरा पूरा वेब सीरीज आई हुई है। तो पंचायत है ना आपका क्या कौन सा सरपंच पत्नी सरपंच, लेकिन पति कौन चलाता कौन है? आपका पति चलाता है या भाई चलाए? हाँ, या तो भाई चलाएगा या पति चलाएगा या बाप चलाएगा। अभी भी जो है यही हो रहा है ना भाई। तो ये क्या कहलाता है? प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। मतलब है भी लेकिन वास्तविक उसका उपयोग नहीं हो रहा है, कोई और उपयोग कर रहा है। तो ये इसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया? आपका प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेशन, प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व है। मतलब है भी लेकिन अभी भी, जैसे पंचायतों में 50% है महिलाओं का आरक्षण, पंचायतों में कितना है आपका जो है 50% है, लेकिन वो भी सिर्फ दिखावे के लिए है। अभी भी डिसीजन मेकिंग में उनका रोल कम है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी सुधार की ज़रूरत है। आ रही है ना बात समझ में? तब जा करके तुम्हारा महिलाओं की स्थिति सुधरेगी। तो ये कहीं ना कहीं आपको, तो इसके लिए महिलाओं को जागरूक बनने की ज़रूरत है। और तुम लोग प्रशासनिक अधिकारी बनोगे तो तुम लोग को भी इस दिशा में काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। जब डीएम रहोगे कहीं के, तो ये ध्यान रखना है कि महिला ही डिसीजन ले, उसका हस्बैंड, उसका भाई या उसका फादर न ले। ये जिम्मेदारी तुम लोग की होती है, लेकिन तुम लोग भी बनने के बाद ध्यान कहाँ दोगे? ठीक है, जितना मन में आए काम किए, फिर अपना पेमेंट तो आनी हर महीने, आई ना बस समझ में। तो अपने फ़ायदे के लिए हर कोई काम करते हो, तो सही तरीके से है ना। पंचायत वेब सीरीज़ देखे हो ना भाई ना, उसको देख लो। कुछ चीज़ें मैंने कहा ना, यूपीएससी की तैयारी सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, आपको थोड़ा सा वर्सेटाइल होना पड़ता है। वर्सेटाइल का मतलब हर क्षेत्र का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। हर क्षेत्र का नॉलेज आपके पास होना चाहिए, सब तरफ से होना चाहिए। सब तरफ से का मतलब जो हो रहा है आसपास उसको भी ऑब्जर्व करते रहना है। जितनी योजनाएं पढ़ा, ये सब योजनाएं तुम लोग सुनते होंगे है ना। उज्ज्वला योजना, आपके जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो अब वही योजना यहाँ पे आपके कुछ नई योजना लॉन्च होती है, उसको भी ध्यान में रखना है। बाकी तो पढ़ ही रहे हो आप लोग। तो महिलाएं और वैश्वीकरण, तो वर्तमान में ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट महिलाओं पे पड़ रहा है, तो उससे कुछ अभी भी देखेंगे तो महिलाएं, जैसे कई सारे बच्चियों को स्वतंत्रता मिली है पढ़ाई करने के लिए, घर से बाहर रह रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कितने लोग सीरियसली यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं? कितने लोग सीरियसली? आप कॉलेज पढ़ते हो, खुद ऑब्जर्व करो कि कई लोग अपने स्वतंत्रता का मिसयूज भी करते हुए दिखाई देंगे, पढ़ाई छोड़ के बाकी सब काम कर रहे हैं। लड़कों के लिए भी है लागू, लेकिन लड़के लोग के ऊपर अल्टीमेटली कुछ ना कुछ दबाव होता है कि भैया कुछ ना कुछ तो कमाना ही है। लड़कों के ऊपर कुछ ना कुछ क्या होता है? आपका एक दबाव होता है कि कुछ ना कुछ तो कमाना ही है। तो भले ही इधर उधर उल्टा सीधा करेंगे, लेकिन फाइनली दिमाग में चलते रहे कुछ ना कुछ तो काम भी करना पड़ेगा, नहीं तो जीवन तो चलेगा नहीं। लेकिन लड़कियां अभी भी जो है, जो अधिकार मिला है उसका कई कई जगह मिसयूज करते हुए दिखती है। और एक समय के पश्चात जब टाइम हो जाता है, फिर घर वालों के पास शादी करने के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं दिखता है। अब यूपीएससी की तैयारी में क्या होता है कि आपका मेंटल लेवल थोड़ा ज़्यादा हो गया, अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई किया, तो फिर आप जल्दी से किसी के साथ एडजस्ट भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी भी पुरुषवादी समाज है। कितने परसेंट अभी भी देखेंगे अपने परिवारों में, तो पुरुष डोमिनेंसी मिलेगी। तो फिर अंदर से कुड़ते रहोगे, तो अंदर से सेटिस्फाइड नहीं हो पाओगे, सीधी सी बात है। आई ना बात समझ में? तो इसलिए जो महिलाओं को अधिकार मिला है, तो ग्लोबलाइजेशन के कारण से क्या हुआ, महिलाओं के लिए भी कई सारे रास्ते खुले ना, वर्ल्ड इकोनॉमिकली रास्ते खुले, आपका पार्टिसिपेशन बढ़ा, तो वो भी वहाँ पे भी नौकरियाँ कब मिलेंगी? जब आपके पास स्किल अच्छा होगा।
और हमारे पास अभी भी एजुकेशन में देखेंगे तो स्किल डेवलपमेंट में महिलाएं, गर्ल्स लोग पीछे हैं लड़कों की तुलना में। आई ना बात समझ में? तो लड़कियों को खुद इस बारे में, और सरकार की भी कमी है, जनता की भी कमी है, पेरेंट्स की भी कमी है कि हम स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दे रहे। ये सब BA BSc MSc की डिग्री करवा देने की कोशिश करते हैं, उसी को सोचते पढ़ाई हो रही है। तो पेरेंट्स में भी अभी उतनी अवेयरनेस नहीं है कि भैया BA BSc ठीक है, वो डिग्री के लिए ठीक है, लेकिन साथ साथ एक स्किल डेवलपमेंट करो, कुछ ना कुछ ऐसा करो कि स्किल आपके पास हो, नहीं तो फिर वही आपका जॉब तो मिलेगी आपको, लेकिन वही जो लड़के के लिए 15,000 की जॉब है, आपको 5,000 7,000 मिलेगा, क्योंकि आपके पास स्किल है ही नहीं और इजीली अवेलेबल हो जाते फिर आपके लिए काम करने करके। तो महिलाओं की जो आपके जो है रोज़गार ज़्यादा अवेलेबल है, तो इसलिए सस्ते में मिलते हैं, तो उसको फ़ायदा भी लेते हैं उन लोग। फिर आपका जो है ये सब कहीं ना कहीं आपको जो है, तो वैश्वीकरण के कारण से रोज़गार के अवसर बढ़े तो है, लेकिन अभी भी महिलाओं को उतना फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ी है, लेकिन कितने लोगों को बढ़ी है? कुछ परसेंटेज लोग ही है जो थोड़ा सा समझ करके स्किल डेवलपमेंट करके आगे बढ़े। आई ना बस समझ में? तो ये सब चीज़ें, और जागरूकता और एक्सपोजर में वृद्धि हुई है, तो उसको सही तरीके से यूज करने की ज़रूरत है। तो ये हो गया आपका। और वैश्वीकरण के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़े हैं। रोजगार असुरक्षा, उपभोक्तावाद, दोहरा बोझ पड़ा है। जैसे महिलाएं काम भी करती है तो घर में भी काम करना पड़ता है, बाहर भी काम करना पड़ता है। अभी भी हमारे समाज की मानसिकता, तो उनको डबल नुकसान होता है कि नहीं होता है? अब जैसे मेरी यहाँ मैम भी है, तो इंस्टीट्यूट भी पढ़ाने के लिए आती है, अलग से इंटरनेशनल क्लासेस भी लेती है, उसके बाद भी उम्मीद रहती है कि खाना बना के वही खिलाए बच्चों के लिए, वही जिम्मेदारी संभाले। तो डेफिनेटली उनके लिए क्या हो गया, एक डबल बोझ हो गया आपका। या तो पहले ये काम नहीं करते, घर में ही कम से कम उन्हीं वही काम कर लेते और अच्छा था उनके लिए, कम से कम ज़्यादा उनके पास काम का बोझ तो नहीं था। अब दोनों जिम्मेदारी आ गई, तो ये कहीं ना कहीं एक चैलेंजिंग है उनके लिए। इसके लिए पुरुषवादी समाज, हमको भी सुधरना पड़ेगा। आई ना बस समझ, हमको भी थोड़ा सा मानसिकता कि भैया दोनों जगह कैसे एडजस्ट करेंगे। जब हम नहीं कर पाते, बाहर काम करके घर जाते हैं, तो उन लोग भी तो बाहर काम करके घर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेंगी, उसके हिसाब से व्यवस्था बनानी पड़ेंगे, सर्वेंट्स रखने पड़ेंगे, मेड रखने पड़ेंगे। आई ना बस समझ में? तो ये सब व्यवस्थाएं भी चेंज करने की ज़रूरत है समाज में, लेकिन इतना आसानी से कोई एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे मेरे पापा मम्मी कहा कि बाहर से आके कोई मेड खाना बनाएगी, तो एक्सेप्ट ही नहीं करते, तुरंत मना कर देते कि नहीं, बनाएगी तो बहू ही बनाएगी, ठीक है, घर की महिला ही बनाएगी, नहीं तो कोई बाहर के हाथ का खाना नहीं खाएंगे। तो बुजुर्गों को चेंज करना इतना आसान होता नहीं, तो हम लोग भी अब मजबूरी में क्या करेंगे, न चाहते हुए भी उनको बनाना पड़ेगा। तो फिर कॉन्फ्लिक्शंस क्रिएट होते हैं घर में, है ना। ये आपका कॉन्फ्लिक्शंस क्रिएट होते हैं। तो उसके लिए भी पुरुषवादी समाज में मानसिकता चेंज करने की ज़रूरत है, कि भाई समझाने की ज़रूरत है। चलिए, तो ये हो गया आपका। तो ये सब चुनौतियां हैं, महिला संगठनों के सामने भी चुनौती। महिला संगठन अलग से पढ़ेंगे तो उसको अलग से देखेंगे। अभी हम लोग आते हैं कानूनी विधायी उपाय। ये इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, बस कानून का नाम लिखना है, थोड़ा सा मैं समझा दूंगा, बाकी फिर नोट्स आपके पास रहेगा। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए। तो अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, कुछ सरकारी उपाय, सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट्स के लिए इस तरीके से कुछ योजनाएं चलाई जा रही है। सरकार के द्वारा ये एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं, जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कहीं ना कहीं क्या करेंगे, रोल प्ले करेंगे। आ रही बस समझ में? अब आते हैं लीगल प्रोविजंस, कि आप लोग को सुरक्षा देने के लिए, आप लोग के साथ, महिलाओं के साथ अत्याचार न हो, उनके साथ किसी प्रकार का क्राइम न हो, तो उसके लिए कई सारे लेजिस्लेटिव मेजर्स किए गए। लेजिस्लेटिव मेजर्स का मतलब होता है सरकार कानून बना करके क्या करती है, आप लोगों के लिए सुरक्षा प्रदान करती है, सेफ गार्ड प्रोवाइड करती है। आ रही बात समझ में? बाय मेकिंग लॉ, गवर्नमेंट्स, स्टेट्स क्या करता है आपका, जो है प्रोवाइडिंग सेफ गार्ड फॉर वुमेन। आ रही बात समझ में मेरी बात? प्राची आ रहा है समझ में? आना, पहली क्लास है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, एक दिन और लगेगा। आज ऐसी भी नहीं चल रहा है, तो ऐसी भी थोड़ा सा ठीक है। तो इसलिए हम लोग आराम से 4-5 दिन बैठने बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो ये आपका महिलाओं के विरुद्ध सुरक्षात्मक कल्याणकारक, तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको पढ़िएगा। सुरक्षात्मक कल्याणकारी कानूनों से हटकर व्यापक सामाजिक
आर्थिक सशक्तिकरण, है ना। क्वेश्चन ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा कि वर्तमान में जो हमारे कानूनी उपाय है वह महिलाओं को सुरक्षा देने के बजाय सुरक्षा से हट करके सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की ओर बढ़ रहे हैं। सोशल इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट की ओर क्या हो रहा है आपके जो है बढ़ रहे हैं। ये आपका स्टेटमेंट में यहाँ इंग्लिश में ऊपर लिखा है आपका जो है, तो इसको समझना है पहले। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है आपका जो है एम एट अ कॉम्प्रिहेंसिव सोशल एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। कुछ समय पहले तक क्या था कि जो भी महिलाओं के लिए कानून बन रहे थे वो आपको सुरक्षा देने के ज़्यादा पर्पज से बन रहे थे। ये आपको सुरक्षा देना है कि महिला आपके साथ कुछ गलत ना हो, घर में बाहर में, आ रही ना बस समझ में, ऑफिस में। अब हमारे जो लीगल मेजर्स है वह किसकी ओर जा रहा है कि आप खुद सशक्त हो, खुद इम्पावर्ड हो। खुद इम्पावरमेंट का मतलब मैंने बताया था कि डिसीजन मेकिंग में, हर क्षेत्र के डिसीजन मेकिंग में आपका कंट्रीब्यूशन, पार्टिसिपेशन बढ़े। इम्पावरमेंट का मैंने कहा सबसे इम्पोर्टेंट, आप इम्पावर अपने आप को तभी मानना जब घर के निर्णय में आपकी भूमिका, आपको आपके व्यूज़ को, आपके ओपिनियंस को उतना ही इम्पोर्टेंस दिया जा रहा हो जितना कि आपके भाई के ओपिनियन को दिया जा रहा हो। किसी भी डिसीजन मेकिंग में घर के, पहली बात घर से शुरुआत होती है, फिर उसके बाद समाज के डिसीजन मेकिंग में। आज भी मोहल्ले की कोई बात होगी, मोहल्ले में कुछ काम करना होगा, कुछ डिसीजंस लेने होंगे, तो महिलाओं का पार्टिसिपेशन कितना होता है? क्या आप लोगों को मीटिंग में बुलाया जाता है? अभी भी मोहल्ले की जो चीज़ें करनी हो, चाहे कोई भी छोटा मोटा सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम करना या सड़क के लिए संदर्भ में हो या कोई भी समस्या हो, आज भी मोहल्ले में अपने आप को ऑब्जर्व करो कि घर की महिलाओं को कितना पूछा जाता है। जीरो, है ना। एक आध जगह होगा कोई पार्टिसिपेशन, मुझे तो लिखता मेरे मोहल्ले में सब पुरुष ही लोग घूमते रहते, ठीक है, कि क्या काम करना है, क्या करवाना है, क्या नहीं करना है, क्या समस्या है, क्या। तो वहाँ पर भी पार्टिसिपेशन आपका क्या दिख रहा है? जबकि वहाँ 50% तो आपका पार्टिसिपेशन वहाँ पे भी होना चाहिए कि महिलाओं में, यदि हम मोहल्ले में कोई कार्यक्रम करने जा रहे हैं तो उनकी भागीदारी भी जरूरी कि भाई वो लोग एग्री है कि नहीं है, नहीं है ना। परिवार में भी देखना, तो मैंने कहा ना परिवार से शुरुआत होती है। तो अभी भी वुमन एम्पावरमेंट के लिए आपको लंबी लड़ाई लड़नी, मतलब इसमें पुरुषों को भी चेंज करने की ज़रूरत है। तो पुरुषवादी समाज में आसानी से चेंज होगा नहीं। तो अभी एम्पावरमेंट उतना, फिर देश के कानून में मैंने कहा 545 संसद में महिलाएं कितनी है? 80-100। विधानसभा में अभी भी उतनी परसेंटेज नहीं है। तो पूरे देश के लिए, महिलाओं के लिए कानून बना रहे और आपके ही पार्टिसिपेशन नहीं है। तो इसका मतलब है कि हर क्षेत्र में निर्णय लेने में आपकी भूमिका जब तक बढ़ेगी नहीं, तब तक आप अपने आप को सशक्त नहीं मान सकते। तो इसके लंबी लड़ाई लड़नी है तुम लोगों को। बाकी लोग थोड़ी जानते कानून, तुम लोग को पढ़ रहे हो तो जानोगे, आई ना बात समझ में। तो इसका कहने का मतलब यही है कि वर्तमान में सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण, सोशल इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट की ओर आपको बढ़ाया जा रहा है। और वो कब होगा? जब आप एजुकेशनली क्या होंगे? स्ट्रांग होंगे, है ना। एजुकेशन का मतलब वही BA BSc वाला काम नहीं, उसमें आपका कुछ पढ़ लिख करके समाज में अपना एक अच्छा स्थान बनाओगे। कुछ चीज़ें गलत हो रही उसका विरोध करना खुद से सीखोगे। एजुकेशन का मतलब होता है कि आप में अवेयरनेस क्रिएट करना, कुछ भी गलत हो रहा है उसके खिलाफ इतनी हिम्मत देना कि आप उसके खिलाफ क्या कर सके, आवाज़ उठा सके। ये महिलाओं की हम में भी नहीं है, कुछ गलत हो रहा देखते रहते लेकिन उठाते नहीं है, जानते कि गलत हो रहा है, लेकिन कितने हम जैसे बुद्धिजीवी लोग नहीं उठा पाते आवाज़, गलत हो रहा है। मैंने कहा ना, गलत आदमी गलत इसलिए नहीं करता, क्यों गलत करने की हिम्मत क्यों आती है उसमें? क्योंकि अच्छे लोग चुप बैठे हुए, आई ना बात समझ में। समाज में गलत यदि कुछ हो रहा है, गलत करने वाले 10% है, अच्छे लोग कितने हैं? 90%। लेकिन 10% गलत लोग हम पर हावी होते हैं। क्यों? क्योंकि हम 90% लोग क्या बैठे हैं? चुप बैठे हुए। तो ये सुधार करने की ज़रूरत है। गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ के लिए एकजुट होने की ज़रूरत है ना। क्राइम करने वाले कितने लोग? 10% होते, लेकिन 90 लोग उसको सहते रहते। समाज देखेंगे ना, आज से लेके पिछले इतिहास में जाओगे, चाहे अभी भी जाओ, तो गलत सोच वाले, गलत विचार वाले, गलत क्राइम करने वाले 10% मिलेंगे, लेकिन वो हमारे 90% सोसाइटी पे क्या होते हैं? डोमिनेंट होते। क्यों? क्योंकि हम गलत इसके साथ हुआ तो मैनू क्या करके चुपचाप साइड हो जाते। लेकिन जब इसके साथ गलत हुआ, कल तुम्हारे साथ भी गलत हो सकता है।
तो उसका साथ देने के लिए सब 90 लोग आ जाएंगे तो 10% की हिम्मत होगी क्या? नहीं होगी। लेकिन समाज है कि सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ही थोड़ा सा सोचता है, अपने बारे में ही सोचता है। किसी के दूसरे परिवार के साथ, जैसे कोई रोड में महिला के साथ छेड़छाड़ होती है तो बाकी पुरुष से बाकी आसपास के लोग चुपचाप देखते रहते क्योंकि उसके घर की नहीं है, लेकिन किसी के घर की तो है। कल के दिन तुम्हारे घर के बच्चों के साथ भी कुछ कहीं ना कहीं गलत होगा तो उस समय फिर, तो ये सोच जब तक विकसित नहीं होगी कि भैया हर बच्चा मेरा बच्चा है, हर बच्ची मेरी बच्ची है, जब तक ये सोच विकसित नहीं होगी हर व्यक्ति में, तब तक आप सुरक्षा नहीं दे पाएंगे। सीधी सी बात है, क्योंकि 24/7 आवर्स महिला पुलिस आपके सामने थोड़ी घूमते रहेगी आपके साथ, तो हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है। तो ये सुधार करने की ज़रूरत है। तो वर्तमान में जो हमारे कानून है वह सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण की ओर बढ़ावा दे रहे हैं कि आप लोग खुद से सशक्त हो, खुद से अपनी लड़ाई खुद लड़ो, हम पे भरोसा। ये आरक्षण की ज़रूरत नहीं होना चाहिए, महिलाओं को ही पूरा क्या बनाना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी बना लो महिलाओं की। कोई हिम्मत कर पा रहा है? आज तक नहीं कर पा रहा है। बोलते कि पॉलिटिक्स किसका काम है, पुरुषों का काम है। तो हिम्मत करो, एक पॉलिटिकल पार्टी बनाओ। लेकिन यहाँ पे भी प्रॉब्लम है कि महिला महिला को सपोर्ट नहीं करती है ना, महिला महिला की ज़्यादा जेलस होती है, उनकी आपस में नहीं बनती है। सास और बहू की नहीं बन रही तो किसकी गलती है? सास की। अब दोनों महिलाएं। तो ये सोच भी कहीं ना कहीं महिलाओं को खुद को सुधारने की ज़रूरत है, हमारी तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। खुद इतना स्ट्रांग बनो कि तुम्हारे पुरुष को हिम्मत ही नहीं कर पाए, सीधी सी बात है। हाँ, तो इसलिए अभी तक सुरक्षा देने की बात करते थे, उनके कल्याण की बात करते थे। अब हम चाहते हैं कि आप खुद सामाजिक रूप से इतनी सशक्त बनो कि अपने निर्णय खुद ले सको, समाज के दबाव में मत लो। यदि आप इंटरकास्ट मैरिज करना है, समाज जाए तेल लेने, मेरी मर्जी मेरी लाइफ मेरा। मैं आपको भड़का नहीं रहा हूँ, कोई वीडियो डालेगा तो बोले गलत शिक्षा दे रहे बच्चियों को, ठीक है, मैं गलत नहीं दे रहा हूँ, ये सीधी सी बात है। लाइफ शादी करना है आपको, निर्णय आपका होना चाहिए। गलत यस नहीं हो बात की बात, उसके लिए फिर जिम्मेदार भी खुद होंगे तुम। उसके लिए फिर बाद में नहीं बोलोगे कि परिवार वालों ने नहीं समझाया। परिवार वाले समझाते कुछ लेवल पे, तो निर्णय लो, लेकिन घर से पूछ करके लो, डिस्कस करो। आप क्या जो है गलत करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपको आपके जीवन की जिम्मेदारी, निर्णय लेने की जिम्मेदारी आपकी खुद की होनी चाहिए, और पेरेंट्स को भी समझने की ज़रूरत है। तो ये सामाजिक तब कर पाओगे जब आर्थिक सशक्तिकरण होगा, अपने पैर पे खड़े होगे। जैसे मेरे एक कज़न है, ठीक है, उसने अपनी मर्जी से MBA किया, बैंक में जॉब लिया, राइट, और अपने मर्जी से शादी किया, ठीक है। वो जानते थे कि थोड़ा सा दूसरे कास्ट में प्रॉब्लम जाएगी, तो उसने अपनी ही कास्ट के कहा से ढूंढ करके, और मालूम है कि उसके पापा उसके बाद भी नहीं मान रहे थे, ठीक है। तो हमने, मेरे कज़न ने, मतलब हमने सपोर्ट किया उसको, और अलग से लव मैरिज अरेंज मैरिज मतलब लव कम अरेंज अलग से करवा दी। फिर उसके घर वाले को बताया, ठीक है, शायद इंटरकास्ट होता तो मैं तो कर देता, लेकिन बाकी लोग भले नहीं करते। तो ये मालूम था कि भैया वो पढ़ी लिखी है, ठीक है, समझदार है, खुद अपने से हिम्मत पढ़ाई लिखाई करके बैंक में जॉब ली है। तो उसकी समझ पे हम लोग क्वेश्चन मार्क कैसे लगा सकते हैं? क्वेश्चन मार्क वहाँ पे लगाते जहाँ पे लगता है कि बच्चा अभी समझदार नहीं हुआ है। आई ना बस में 25-26 साल के बाद हर बच्चा समझदार हो जाता है, सोचने समझने की सही क्षमता विकसित हो जाती है। तो हमने उसको सपोर्ट किया, बाद में मनाया उसको घर वाले को। शुरू में उसके पापा नहीं माने, बाद में अब आते जाते आराम से, ठीक है। जब नाती पोते हो गए तो चीज़ें एडजस्ट हो गई है। तो इस तरीके से चलिए, संवैधानिक सुरक्षा उपाय, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है संविधान में। तो ये हमने फिर से देखा था, हमारे कौन कौन से आर्टिकल्स हैं हमारे इसमें। तो ये आर्टिकल नोट डाउन कर लो, बाकी आगे पढ़ोगे आप लोग। आर्टिकल 14 और 15 ये महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करते हैं। महिलाओं को क्या करते हैं, एक लैंगिक रूप से कोई भेदभाव नहीं होगा, इक्वालिटी। आर्टिकल 14 क्या है, विधि के समक्ष, है ना, समानता की बात करता है, इक्वालिटी की बात करता है। आर्टिकल 14 किसकी बात करता है, इक्वालिटी की, है कि नहीं? अभी तुम लोग पढ़ ही रहे हो, प्राची 1-2 दिन में समझ में आ जाएगा ये आर्टिकल्स आप लोग को, ठीक है ना। तो आर्टिकल 14 क्या है आपका, जो है इक्वालिटी की बात करता है। इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन सेक्स, मतलब किसी भी प्रकार से कानून के समक्ष महिला और पुरुष को लेकर के भेदभाव नहीं होगा। विधि के समक्ष समानता और संरक्षण की बात की गई है। आई ना बात समझ में, ये भी तुम लोग पढ़ ही रहे हो। 15 भी जो है आपको
राज्य के महिलाओं को बच्चों के लिए विशेष प्रावधान का अधिकार देता है। 15 क्लॉज 3, आर्टिकल 15 क्लॉज 3 जो है स्पेशल आपको क्या देता है, एम्पावर्स द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। ये भी अभी पढ़ा होगा तुमने, है ना कि भाई इक्वालिटी की बात करता है, लेकिन वहीं पर सब क्लॉज जोड़ दिया गया है कि जहाँ पे महिला और बच्चों की बात आएगी, राज्य कुछ अलग से कानून बना करके उनको विशेष सुरक्षा दे सकता है। मतलब कि जैसे आपका कहीं पे अलग लाइन लगाने के लिए महिलाओं की अलग लाइन लगाई तो उसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं बोलेंगे हम लोग, उनकी सुरक्षा संबंधी ज़रूरतों को देखते हुए अलग लाइन लगाई जा सकती है। हम ये आरोप नहीं लगा सकते कि भेदभाव हो रहा है पुरुषों के साथ, तो ये अलग से आर्टिकल 15(3) उनको क्या देता है, राइट्स देता है। ट्रेन में या बस में जाओगे तो महिलाओं के लिए अलग से सीट सुरक्षित होती है, तो ये राज्य सरकार इस तरीके से डिसीजन ले सकती है। अभी वेस्ट बंगाल सरकार नहीं बनी है, तो बनते ही सरकार ने कहा कि महिलाओं के लिए टिकट फ्री होगा, तो पुरुष जाकर के कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं कि भाई ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है हमारे साथ, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आर्टिकल 15(3) राज्य को ये अधिकार देता है कि कई जगह पे महिलाओं और बच्चों को क्या कर सकता है, वह स्पेशल प्रोविजंस सुरक्षा दे सकता है। आई बात समझ में, है ना? नहीं तो ये तो कर सकते हो ना भाई कि भाई उनका टिकट फ्री हमारी क्यों नहीं है, तो हम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन कोर्ट क्या करेगा, आपके इस बात को खारिज कर देगा, रिजेक्ट कर देगा, बिकॉज ऑफ ऑन आर्टिकल 15(3) इट्स गिवन दैट स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। आया समझ में? तो इसलिए कोर्ट आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। आई बात समझ में? तो ये सब आर्टिकल्स आपके हो गए। इस कॉन्स्टिट्यूशनल में आ जाएंगे, हमने डिवाइड किया था ना शुरू में, जो है संविधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस डाले थे, फिर लीगल में आए, तो लीगल में आएंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशनल से आपके आर्टिकल 39, ये आपका डीपीएसपी कहते हैं हम लोग, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट, डीपीएसपी। अभी आप लोग वहाँ नहीं पहुँचे होंगे, पहुँचे हो क्या? नहीं पहुँचे हो ना? तो डीपीएसपी पढ़ोगे, हिंदी में कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉर स्टेट्स पॉलिसी। मतलब हमारे संविधान में कुछ ऐसे आर्टिकल्स पहले से मेंशन कर दिए गए जिसको राज्य क्या करेगा, समय के साथ लागू करते जाएगा। आ रही बात समझ में? जैद, है ना? डीपीएसपी कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉर स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आ रही बात समझ में? राज्य मतलब यहाँ पे कंट्री से है, राज्य का मतलब यहाँ पे किससे, स्टेट का मतलब कंट्री से। मैंने कहा ना संविधान में राज्य को परिभाषित भी किया गया, आर्टिकल 12, है ना? आर्टिकल 12 में स्टेट को डिफाइन किया गया। तो जब भी संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट वर्ड यूज करते हैं तो उसका मतलब आर्टिकल 12 में डिफिनेशन जो दिया गया है आपका स्टेट के, उससे लेकर के चलना है। आई ना बात समझ में? तो ये है। तो आर्टिकल 39 क्या कहता है, डायरेक्ट स्टेट पॉलिसी टुवर्ड्स सिक्योरिंग इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। तो ये आपको तो गवर्नमेंट सेक्टर में तो मिलता ही है ना? गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसा नहीं कि महिला कलेक्टर है तो कम पेमेंट मिलेगी और पुरुष कलेक्टर है तो ज़्यादा, ऐसा तो नहीं है ना? तो ये गवर्नमेंट सेक्टर में इम्प्लीमेंटेड है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में अभी नहीं मिलता है ना? अभी भी जाएंगे तो सेम काम के लिए सेम वर्क नहीं मिलता है, और कुछ ना कुछ आपको डिफरेंस मिलेगा। जैसे मैंने कहा कपड़े की दुकान में चले जाओ, 8 घंटे बच्ची भी काम करती है वहाँ पे, और 8 घंटे कोई लड़का पुरुष भी काम करता है वहाँ पर, दोनों की पेमेंट में डिफरेंस मिल जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं भेदभाव हो रहा है, तो उसके लिए विरुद्ध लड़ने की ज़रूरत है कि बराबर काम तो मैं भी करके दे रही हूँ, तो मेरी पेमेंट कम क्यों है? तो जिस दिन महिलाएं मना कर देंगे, नहीं काम करेंगे, तो उस दिन वो अधिकार मिलेगा, लेकिन जब तक एकजुट नहीं होंगे तब तक अधिकार नहीं मिलेगा। क्योंकि ऑनर को तो फ़ायदा है, इनको 10,000 देना पड़ा है, मुझे 5,000 में वर्कर मिल जा रहा है, तो वो तो आपको प्रीफर करेगा ही करेगा, सीधी सी बात है, रोज़गार देगा ही देगा। लेकिन उसके लिए तुमको लड़ना है कि भाई इसको 10,000 सैलरी दे रहा, उसी काम के लिए मेरे को 5,000 दे रहे। तो जब तक वो महिलाएं मिल करके वहाँ पे अपने अधिकारों के प्रति लड़ेंगे नहीं, तब तक आसानी से कोई अधिकार नहीं मिलते। तो पॉइंट समझ में आ गया आपका आर्टिकल 39। उसी प्रकार ये आर्टिकल 42, ये क्या कहता है, कंडीशन वर्क एंड मैटरनिटी लीव। तो ये आर्टिकल 42 वगैरह मैटरनिटी लीव की बात करता है ना? जब मैटरनिटी लीव समझते हो ना, कि जब माँ बनने वाले हो तो अब पहले 2 महीने का मिलता था, अब उसको कितने महीने का कर दिया गया, 6 महीने का कर दिया गया। जो करंट अफेयर की क्लास ले रहा हूँ उसको यदि आप नहीं देख रहे हो अभी,
तो फिर वो आप लोग को बाद में नुकसान पहुंचाएगा। जो प्रॉब्लम थी मैंने सॉल्व कर दिया थोड़ा सा उसको, और दोनों में उसको पूरा देख लेंगे तो अच्छे से बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे आ रही है। तो डेली का डेली जो है करंट अफेयर बाद में भी देख लो, जरूरी कि लाइव जब लेता हूँ उस समय देखो, बाद में भी आराम से देख करके करंट अफेयर अपडेट आराम से बैठ करके कर सकते हो। लेकिन उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि ये सब वर्ड्स, कौन से कानून बन रहे हैं, इसमें क्या चेंजेस आ रहा है, वो जब डेली का डेली आ रहा है बार बार उसी चीज़ को पढ़ रहे हो तो अच्छे से क्या हो जाता है, वो याद हो जाता है। आ रही बात समझ में? तो ये थोड़ा सा, तो जो रेगुलर कर रहे होंगे उनको ये सब वर्ड्स अब थोड़ा सा बहुत ज़्यादा फेमिलियर लग रहे होंगे। तो आर्टिकल 42 समझ में आ गया आपको, जो है आर्टिकल 51AE फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आता है। किसमें आता है? फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो ये हर नागरिक की जिम्मेदारी भी दी गई है आपको, जो है कि क्या है इसके अंतर्गत, कि महिलाओं की गरिमा के खिलाफ हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो महिलाओं की गरिमा के खिलाफ हो, अपमानजनक प्रथा हो। आए समझ में? मतलब ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ में हमको भी जिम्मेदारी दी गई है कि हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो महिलाओं की गरिमा के खिलाफ हो। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है ना। इसलिए हमने सती प्रथा खत्म की, वो तो खैर पहले ही कर दिया था, पर्दा प्रथा खत्म की, और ऐसा कुछ भी काम नहीं करेंगे जो महिलाओं के साथ भेदभाव करता हो, ऐसी कोई प्रथा को नहीं फॉलो करेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी भी घर पे हर व्यक्ति की बनती है। आई ना बात समझ में? तो ये नागरिकों की भी जिम्मेदारी दी गई है। तो इस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने के लिए ये सभी संवैधानिक प्रावधान, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आ जाएंगे। तो शुरुआत यहीं से करेंगे या यहीं से की जाती है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर सेफगार्ड एंड वुमेन एम्पावरमेंट। आ रही बात समझ में? तो ये 4-5 आर्टिकल्स आपको हमेशा दिमाग में रखना है, 14, 15, 39, 42, 51 ये सभी किसके लिए आपके जो स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन सेफगार्ड एंड एम्पावरमेंट्स। आ रही बात समझ में? तो ये हो गए। अब उसके बाद कुछ कानून बनाए गए। तो ये हमारे सब कानून में कौन कौन सी चीज़ें कल देखेंगे, अभी आप लोगों की क्लास की टाइमिंग हो गई हिस्ट्री की। तो ये भारतीय न्याय संहिता में महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या क्या किया गया है ना। आपका जो हमारा मेन कानून जिसको हम लोग पहले IPC कहते थे, इंडियन पिनल कोड कहते थे, आज उसी का नाम क्या हो गया? भारतीय न्याय संहिता हो गया, BNS हो गया। है ना बात समझ में? तो इसमें भी महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या क्या प्रोविजंस किए गए है ना, वो देखेंगे। उसके बाद फिर आपका ये आपका घरेलू हिंसा और सामाजिक हिंसा से रोकने के लिए, सुरक्षा देने के लिए कुछ कानून बनाए गए। ये कानून बना हुआ है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम बना हुआ है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट PWDVA 2005 बना हुआ है। तो उसमें आपको क्या सुरक्षा के लिए दिए गए, तो आपका जो है ये दहेज निषेध अधिनियम बना है, द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 है, उसको थोड़ा सा जानना है ना। अब ये सब शिक्षा आप लोग को, आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस हो या ना हो, एक कॉमन सिलेबस में हर महिला को देने की ज़रूरत है। कितने अपनी मम्मी को जाके पूछना कि आपके दहेज अधिनियम में कौन सा अधिनियम चलता है, कानून पता होगा क्या? नहीं होगा। BNS में कौन सा आर्टिकल है जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिया गया है, पता होगा मम्मी को। जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, यहाँ पे तुम लोग पढ़ रहे हो तो अब तुमको पता हो रहा है। तो ये सब कानून ऐसे जो हर महिला को पता होना चाहिए। आई ना बात समझ में? हर महिला को क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। जब कानून ही पता नहीं है तो फिर उसको आगे की बात ही खत्म हो जाती वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं कानून है। तो फिर ये आपका पूरा का पूरा वर्क प्लेस में सुरक्षा के लिए अलग से कानून बनाया गया। उस दिन मैंने पूरा डिटेल पढ़ाया था, करंट अफेयर में पूरा बताया था, विशाखा गाइडलाइंस पढ़ाया था, ये पूरा एक्ट पढ़ाया था, उस दिन भी पढ़ाया था मैंने। आपका जो POSH पोस्ट एक्ट पढ़ाया था पूरा का पूरा, करंट अफेयर में पूरा डिटेल लेकर के पढ़ाया था मैंने आप लोग को। देखा था उदित बाबू, अभिषेक? यहाँ मैं अपना रात दिन चैन छोड़ करके 2 घंटा करंट अफेयर तैयार करता हूँ, 1.5 घंटे रात को 9:30 बजे घर में क्लास लेता हूँ, ठीक है। 3.5 घंटे मैं दे रहा हूँ किसमें? तुम लोग के भले के लिए। और तुम लोग क्या कर रहे हो? ठीक है, तो सुधर जाओ थोड़ा सा। तो ये सब चीज़ें बाद में किसको गाली दोगे? ठीक है, जब बाद में हम बोलोगे सर ने ठीक से नहीं पढ़ाया, कोचिंग में ठीक से नहीं पढ़ाया, अपनी कमियाँ थोड़ी बताओगे तुम लोग। मैंने कहा था मुझे जो कमी फील हो रही थी, बहुत दिनों से हो रही थी, अब हमारे पास क्या है, थोड़ा सा सुविधाएं हैं, तो उसके हिसाब से अलग से एक्स्ट्रा क्लास डेली का डेली। अब डेली का डेली यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाता ऑफलाइन में, डेली ऑफलाइन लूँगा तो फिर जो बाकी चीज़ें वो नहीं हो पाएंगी आपकी, जो
तो उसका सॉल्यूशन मैंने निकाला कि अब थोड़ा सा रात को अच्छे से, ये फिर आपका मैटरनिटी वाला 2017 का कानून है, इसके बारे में थोड़ा सा जानना है। फिर 19 में ये एक अलग से बना समान पारिश्रमिक अधिनियम बना हुआ है, 1976 था, उसको फिर 2019 में अलग से कोड वेजेस अलग से बनाया गया, है ना। आज भी कानून नहीं मिलता, जैसे मेरे हम अभी मजदूर काम करने आ रहे हैं, ठीक है, उसका फ़ायदा मेरे को भी मिलता है या फिर ठेकेदार को भी मिलता है। 300 रुपये इतनी गर्मी में काम कर रहे ऊपर में कितना रुपये मजदूरी मिल रही है उसको, 300, जबकि मेरे ख्याल से कानूनी रूप से 600 या 700 रुपया देना कंपलसरी है कानूनी के आधार पे। अब उन महिलाओं को थोड़ी पता है कि कानून नहीं है, लेकिन मजबूरी भी है उनकी। अब ठेकेदार बोलेगा नहीं है ठीक है जा, तेरे जगह दूसरी ले आएंगे हम लोग, और दूसरा 300 में काम करने को तैयार है। तो महिलाएं यदि विरोध कर दे, मजदूर यदि विरोध कर दे कि नहीं 700 से कम में काम नहीं करेंगे, तो मजबूरी में देना पड़ेगा सबको। तो ये अधिकारों के जानकारी की कमी है ना। मजदूर जितने भी है, पुरुष लोग तो नहीं मानते, पुरुष लोग भी, महिलाओं का 300 है तो पुरुष का 400-500 होगा, उनका भी 700-800 रुपया मिनिमम वेज निर्धारित किया गया है। लेकिन कितने मजदूरों की जानकारी होगी, ये तुम्हारा कानूनी अधिकार है कि, और मैं क्यों फैलाऊंगा कि उससे मुझे भी फायदा हो रहा है। तो आदमी अपने हित के लिए काम करता है ना। जैसे अब मैंने तो टेंडर कॉन्ट्रैक्ट दे दिया बनाने के लिए, तो डेफिनेटली वो ठेकेदार को बोलूँगा तो वो भी रेट बढ़ा के देगा मेरे को, तो हम लोग को तो फायदा हो रहा है, तो हम अपने तुम्हारे अधिकारों को हम क्यों उठाएंगे वाली बात हो जाती है। आई ना बात समझ में। तो खुद के अधिकारों के लिए खुद को फाइनली लड़ना पड़ेगा, चाहे मजदूर हो तो मजदूर को लड़ना पड़ेगा, आप लोग अपने हैं तो अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। लेकिन आप लोग भी नहीं लड़ोगे, क्यों? बोले मैनू क्या, हमारा जीवन तो अच्छा चल रहा है, ठीक है। तो ये सोच के कारण से समाज कुछ लोग करते हैं जो दुनियादारी से। फिर 21 में कानून बना आपका जो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2021, इसमें कुछ संशोधन भी हुआ था आपका। तो ये सब आपके, तो ये 4-5-6 कानून याद रखने हैं जो महिलाओं को आपको जो सुरक्षा और एम्पावर करने के लिए बनाए गए। तो ये आपके हर जगह काम आएंगे। तो इतनी चीज़ें कम से कम आपको आगे पढ़ना है। तो वो मेरा आपका जो है ऐप इंस्टॉल कर लेना, उसमें ये नोट्स वगैरह भी वहाँ पे डले हुए हैं।